गायत्री के 4 बेटे थे। 3 बड़े बेटों का अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, जिसकी वजह से आए दिन उन्हें बाहर जाना पड़ता था। लेकिन छोटा बेटा लखन बहुत सीधा सादा और बेरोजगार था। तीनों बड़े भाइयों की पत्नियां हमेशा उसे नौकरों की तरह घर के कामकाज में लगाए रखती थीं। एक दिन गायत्री बोली, लखन, आखिर कब तक तू इनकी नौकरों की तरह खिदमत करता रहेगा? आखिर कोई अपना काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेता? कुछ अपना काम करेगा तभी तो कोई तुझसे अपनी लड़की का रिश्ता करेगा, वरना यूं ही जिंदगी भर भैया और भाभीियों की गुलामी करता रहेगा। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भैया ज़्यादातर बाहर रहते हैं। मुझे तो घर के काम करने ही पड़ेंगे। घर ना बसे ना सही। तभी बड़ी बहू राधा चिल्लाई, अरे लखन भैया, घर में पानी नहीं है। ये बतियाना छोड़ो और पानी भर लाओ। जब देखो माँ के साथ बतियाते रहते हो। अभी लाया भाभी। मझली बहू विनीता भी बोली, लखन भैया, मेरी साड़ी इस्त्री करनी है, जल्दी कर देना, मुझे पार्टी में जाना है। बस 2 मिनट में आया भाभी। और छोटी बहू सुजाता ने कहा, अभी तक यहीं खड़े हो लखन भैया। कितनी देर पहले कहा था कि छत से कपड़े उतार कर ला दो, मगर मेरी आप सुनते ही कहाँ हो। वो भाभी भूल गया था, बस कुछ ही देर में लाता हूँ। गायत्री अपने बेटे को नौकर की तरह काम करते हुए देखकर बहुत दुखी होती, मगर वह बेचारी क्या करती। उसने लखन को बहुत समझाया, मगर वह भाभीियों के लिए लक्ष्मण था, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह उनका हुक्म नहीं टाल सकता था। कुछ दिनों बाद लखन के लिए गौरी का रिश्ता आया। उसकी भाभियां तो चाहती थी कि ये शादी ना हो, मगर गायत्री के लिए ये शादी होनी बहुत जरूरी थी। तभी लखन इस गुलामी से आजाद हो सकता था। इसलिए गायत्री ने उन दोनों की शादी पक्की कर दी। कुछ दिनों बाद गौरी और लखन की शादी हो गई। तीनों देवरानी जेठानी आपस में बतियाने लगी। राधा बोली, अरे छोटी, अब तो लखन की दुल्हन आ गई। लखन तो गया हमारे हाथों से। तो विनीता ने कहा, अरे ना दीदी, अब तो लखन के साथ में इसकी दुल्हन भी हमारा काम किया करेगी, वो भी फ्री में। सुजाता ने कहा, ये तो आपकी भूल है दीदी, फ्री व्री कुछ नहीं। वो क्या इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे? खाने के बदले काम तो करना ही पड़ेगा। अभी तेल देखो और तेल की धार देखो। दिन गुजरने लगे। गौरी ने भी खुद को उस माहौल में ढाल लिया। शुरू शुरू में तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में सब समझ आने लगा। एक दिन राधा ने देखा कि लखन गौरी को अपने हाथों से रबड़ी जलेबी खिला रहा है। ये देखकर तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने अपनी दोनों देवरानियों को बुलाकर ये बात बताई। सुजाता बोली, हमारे पति हमें छोड़कर कमाने के लिए परदेश में पड़े हैं, और ये दोनों मुफ्त में जलेबी रबड़ी के मजे ले रहे हैं। देखना, इनसे अब हम इतना काम कराएंगे कि ये खुद इस घर को छोड़कर भाग जाएंगे। हाँ। उसके बाद तीनों बहुएं गौरी से बहुत काम करवाने लगी। राधा कहती है, गौरी, आज कपड़े नहीं धोए और ये बर्तन भी पड़े हैं। लगता है पोछा भी नहीं लगा। दीदी, मुझे सर्दी लग गई है, सिर में दर्द और बहुत तेज खांसी जुकाम भी है। ठंडे पानी में काम करूंगी तो और ज्यादा हो जाएगा। ओहो, मेम साहब को ठंडी लग गई। हम तो जैसे ठंडे पानी में काम करते ही नहीं है। मायके में तो जैसे नौकर चाकर करते होंगे, है ना यही बात गौरी? दीदी, आप तो हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं। हमारे तो नसीब ही फूट गए जो पति परदेश में पड़े रहते हैं, और यहाँ हम ठंड में हाड़ गलाए रहती हैं। हाँ, तुम्हारे मजे हैं जो दोनों आदमियों को मुफ्त का खाने को मिलता है, और काम से बचे रहो सो अलग। बेचारी गौरी जेठानी की बात सुनकर ठंड में ही काम करने लग गई। बुरा तो गायत्री को भी बहुत लगा, मगर वह क्या कर सकती थी। गौरी को लखन ने कपड़े धोते हुए देखा तो उसके हाथ से कपड़े छीनते हुए कहा, गौरी, अपनी तबीयत की जरा भी परवाह है या नहीं? चलो उठो, कपड़े आज भाभी धो लेंगे। एक दिन तुम काम नहीं करोगी तो आफत नहीं आ जाएगी। ये बात सुनकर राधा, विनीता और सुजाता तीनों का पारा चढ़ गया। काम करें हम और जलेबी रबड़ी खाओ तुम। मोम की नहीं है गौरी जो पानी से गल जाएगी। भाभी, इसकी हालत तो देखो।
सर्दी से कांप रही है, इसकी तबीयत खराब है। सुनो लखन, मुफ्त की खाने वालों की इस घर में कोई जगह नहीं, समझे? भाभी, ये आप कह रही हो? इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं? हाँ हाँ, कोई जगह नहीं, चले जाओ यहाँ से। हाँ। इतना सुनकर अब लखन वहां कैसे रुक सकता था। वह वहां से जाने लगा तो राधा बोली, अकेले कहाँ जा रहे हो? अपनी बीवी को भी साथ ले जाओ। ये सुनकर गौरी और लखन की आंखों में आंसू आ गए और वो घर से चलने लगे। गायत्री ने कहा, रुको बेटा, इतनी ठंड में तुम लोग कहाँ जाओगे? जरा ठहरो, मैं भी चलती हूँ। घर में से सामान लेने के लिए गौरी और लखन अंदर जाने लगे तो तीनों बहुओं ने उनका रास्ता रोक लिया। राधा बोली, इस घर में जो भी है हमारे पति की मेहनत की कमाई है, खबरदार जो किसी सामान को हाथ लगाया तो। वो बेचारे खाली हाथ ही ठंड में ठिठुरते हुए घर से निकल गए। पूरा दिन चलते चलते न जाने वो तीनों कहाँ पहुंच गए। रात बहुत हो चुकी थी। लखन, गौरी और गायत्री की ठंड के मारे बर्फ जमी जा रही थी। कहीं रुकने का ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा था। तभी लखन की नजर एक तबेले में पड़ी और वह बोला, माँ देखो, उधर एक तबेला नजर आ रहा है। वहां सोने के लिए कुछ मिल जाए, नहीं तो ठंड में मर जाएंगे। हाँ बेटा, बहू की बहुत तबीयत खराब है, इसे आराम की बहुत जरूरत है। उन्होंने देखा तो तबेले में कुछ भैंसें बंधी हुई थीं और एक तरफ कुछ भूसा और भूसे की खाली बोरियां रखी थीं। उनकी तो जैसे मनमांगी मुराद पूरी हो गई। लखन ने भूसे पर बोरी बिछाई और बोरी बिस्तर बनाया और कहा, गौरी, अब हम सो जाते हैं, यहाँ हमें सर्दी नहीं लगेगी। हमारा ये बोरी बिस्तर बहुत गर्म है। एक दिन वो तीनों अपने बोरी बिस्तर में सो ही रहे थे कि गायत्री के तीनों बड़े बेटे सुबह में वहां आ गए और वहां पड़ा भूसा बोरियों में भरने लगे। उन्होंने वहां देखा कि कोई सो रहा है। जगाने पर अपने माँ, भाई और उसकी पत्नी को देखकर वे चौंक गए। बड़ा बेटा सुखराज बोला, तुम तीनों यहाँ सो रहे हो, वो भी बोरी का बिस्तर बनाकर भूसे पर? ऐसा क्या हुआ माँ, बताओ लखन। ये क्या बताएगा बेटा, तुम तीनों की बीवियों को इस छोटी बहू का खाना पीना दुखता था। नौकर बनाकर रख दिया था दोनों को और बात यहाँ तक आ गई कि घर से ही निकाल दिया। मझला बेटा गुस्से से बोला, उनकी ये हिम्मत, इतना भी घमंड किस काम का? तुम लोग कमाते हो और ये दोनों घर में पड़े मुफ्त का खाते रहते हैं, ये क्या कम है? हरामखोर जो ठहरे। लखन, बहू को लेकर घर चल, अब सब ठीक हो जाएगा। वो तो आज ये भूसा भरकर ट्रैक्टर लोड करना था, वरना कुछ पता ही नहीं चलता। तीनों भाई घर गए और उन्हें तब तक मारा जब तक उन्होंने लखन, गौरी और गायत्री से माफी नहीं मांग ली। भैया, इस बार तो आपने सब ठीक कर लिया। ज़रूरी नहीं हर बार हमें सोने के लिए बोरी बिस्तर मिले, इसलिए मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ ताकि मैं भी इज्जत की जिंदगी जी सकूं। सुखराज बोला, सही कहता है लखन, तू पढ़ा लिखा है, कुछ भी काम कर सकता है। अरे बहू भी तो समझदार है, तभी तो बोरी बिस्तर पर गुजारा किया। उसके बाद लखन काम करने लगा और लखन और गौरी प्रेम से रहने लगे। सोमू की परवरिश उसके बड़े भाई मंगत ने करी थी। जब तक मंगत अकेला रहा तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही मंगत की शादी हुई, उसकी पत्नी शोभा के आते ही हालात बदलने लगे। अरे सोमू, मैं जरा शहर जा रहा हूँ, कल तक लौटूंगा। घर का ख्याल रखना, अगर तेरी भाभी को किसी चीज की जरूरत हो तो लाकर दे देना। तभी अंदर से बात सुन रही शोभा तड़तड़ाती हुई बोली, कुछ जिम्मेदारी अपने इस लाडले भाई को क्यों नहीं दे देते? खुद शहर जाने की क्या जरूरत? सोमू को भेज दो, वैसे भी पूरे दिन बांसुरी बजाने के सिवाय इसे और कुछ काम नहीं है। अरे भगवान, क्यों अपना जी जलाती हो? सोमू अभी छोटा है, उसे सारे कामों का ज्ञान नहीं है। अगर होता तो उसे ही शहर भेज देता। और रही बात बांसुरी की, तो वो शौक इसका बचपन से है। पूरा गांव झूम उठता है इसकी बांसुरी की तान पर। मेरा वश चले तो चूल्हे में जला दूं इसकी बांसुरी। काम धाम करने की उम्र है ये, ना कि कन्हैया बनने की। आखिर कब तक इसकी जिम्मेदारी उठाओगे?
कल को हमारे भी बच्चे हो गए तो हम इसे पालेंगे या अपने बच्चों को। सोमू अक्सर जंगल में जाकर बांसुरी बजाता था। तभी वहां पलक आ गई। क्या बात है सोमू, आज बहुत उदास लग रहे हो? हाँ पलक भाभी हमेशा निठल्ले रहने का ताना देती हैं। मैं क्या करूं? भैया कोई काम बताते नहीं। अगर माँ बाबूजी जिंदा होते तो मुझे जरूर कोई रास्ता दिखाते। पूरे बांस जितने लंबे हो गए हो, आखिर काम तो करना ही पड़ेगा ना। आखिर कब तक यूं अकेले रहोगे? कुछ काम करो और शादी करके अपनी गृहस्थी बसाओ। देखो मैं भी आखिर कब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। पलक और सोमू एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन बेरोजगार होने की वजह से पलक के माँ बाप उसे कतई पसंद नहीं करते थे। तुम तो बहुत दिमाग वाले हो सोमू, किसी भी लकड़ी की बांसुरी बनाकर धुन निकाल लेते हो। तो इसी तरह किसी काम में भी दिमाग लगाओ, वरना तुम बांसुरी बजाते रह जाओगे और मैं किसी और के साथ फुर्र हो जाऊंगी। हाँ। सोमू को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर उसने काम करना शुरू नहीं किया तो पलक किसी और से शादी कर लेगी। 2 दिन बीत गए। मंगत शहर से आ गया और शोभा ने उसे खाना दिया। ये सोमू कहाँ है? इसने खाना खाया या नहीं? भाई के बिना मुंह में निवाला नहीं चलता। कभी मुझसे भी पूछा है कि मैंने कुछ खाया या नहीं? माँ बाबूजी के बाद ये मेरी जिम्मेदारी रहा है, इसलिए कभी भूल ही नहीं पाता हूँ उसे। मेरे जिगर का टुकड़ा है सोमू। देखता हूँ वो कहाँ है। अगर ऐसा ही रहा तो मेरा लट्टू पति एक दिन सब कुछ इस सोमू को ही सौंप देगा। मुझे इसे घर से निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। रात के समय शोभा धीरे से उठकर सोमू के कमरे में गई और सोमू को धीरे से जगाती हुई बोली, सोमू जरा कमरे में आना, तुम्हारे भैया के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये कहकर वह जल्दी से जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। सोमू उनके कमरे में गया तो धीरे से मंगत की चादर हटाकर उसे देखने लगा। शोभा ने तभी उसका हाथ पकड़कर शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे देखो तो जरा, अंधेरे में मेरे कमरे में आकर मेरा हाथ पकड़ रहा है। माँ समान भाभी के साथ ये सब, छी छी। अब तो इस घर में ये रहेगा या मैं? भाभी आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे तो आपने ही बुलाया था। अरे देख लो कोई इस निर्लज्ज को, उल्टे मुझे ही फंसा रहा है। सोमू इससे पहले कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं, दूर हो जा मेरी आंखों से। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। सोमू की किसी बात पर मंगत ने विश्वास नहीं किया और रात में ही उसे घर से निकाल दिया। उसने रात जंगल में गुजारी। अगले दिन उसने जंगल से एक लकड़ी तोड़कर बांसुरी बनाई और बजाने लगा। कुछ देर बाद वहां पलक आ गई। पलक को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। पलक बोली, अब रोने से क्या होता है? तुम्हारी भाभी से सब सुनकर आ रही हूँ। तुम गलत नहीं हो, मैं जानती हूँ। ये सब तुम्हारी भाभी का षड्यंत्र है। अब तो कुछ सोचो, अब तो अकल आ गई होगी। अगर तुम अपने पैरों पर खड़े होते तो आज तुम्हारी भाभी तुम्हें झूठा आरोप लगाकर घर से नहीं निकालती सोमू। लेकिन मैं क्या काम करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे यहाँ बद्री प्रसाद रिक्शा चलाकर दिन भर में 1000 रुपए कमाता है। और कुछ नहीं तो रिक्शा ही चला लो। मेरे पास रिक्शा है ना, रिक्शे के लिए पैसे। फिर रिक्शा कहाँ से आएगा? अरे हाँ, मैं लकड़ी का रिक्शा बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। हाँ, ये तो एक नई सवारी होगी, लकड़ी की रिक्शा। वैसे भी जंगल में बहुत लकड़ी है और उधर वन विभाग वाले लकड़ियां काटते रहते हैं, कुछ वहां से ले लेना। सोमू ने लकड़ियां इकट्ठी करके कुछ ही दिनों में एक बहुत अद्भुत लकड़ी की रिक्शा तैयार की। पलक उसे खाना दे जाती और कुछ समय के लिए उसकी मदद भी कर जाती थी। सोमू की लकड़ी की रिक्शा तैयार थी। वह रिक्शा जब बाजार में लेकर गया तो लोग उसे अजीब सी नजरों से देखने लगे। लकड़ी का रिक्शा, ऐसी रिक्शा तो कभी नहीं देखी। नहीं देखी तो आज देख लो। आओ बैठो, आओ बताओ कहाँ जाना है? बस यहाँ से करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर जाना है। तो आइए बैठिए, इतनी सस्ती सवारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अरे नहीं भैया, भला लकड़ी की भी कहीं कोई रिक्शा होती है? आप चिंता क्यों करते हैं, ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। अब रोज सोमू अपनी लकड़ी की रिक्शा में सवारी ले जाने लगा, जिससे कि उसके हाथ में पैसा आने लगा। लोग उसे लकड़ी की रिक्शा वाले के नाम से जानने लगे।
उसने जंगल के किनारे ही एक लकड़ी का घर भी बना लिया। अब तो कुछ बेरोजगार लोग उसके पास आकर उससे लकड़ी की रिक्शा बनवाने की फरमाइश करते। सोमू दिन में रिक्शा चलाता और रात में लोगों के लिए रिक्शा बनाकर तैयार करता, जिससे उससे अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। समय गुजरता जा रहा था। सोमू की प्रसिद्धि पलक के घर और सोमू के भाई के पास तक भी पहुंची। सोमू का अब अपना पक्का घर भी हो गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मंगत के हालात बदल गए। सारा काम धंधा चौपट हो गया और घर में चोरी हो गई। इस चिंता के कारण मंगत की तबीयत खराब रहने लगी। शोभा बोली, सुनो जी, चलो सोमू के पास चलते हैं। वैसे भी अभी आप काम करने की अवस्था में नहीं हो, भूखे मरने की नौबत आ गई है। शोभा, शायद तुम भूल गई कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। कोई नहीं, आप चलो तो सही। वो दोनों सोमू के पास पहुंचे तो सोमू उन्हें देखते ही खुश हो गया। अरे सोमू, तेरे तो बड़े ठाट है भाई। इतना अच्छा घर और इतने लड़के रिक्शे बना रहे, लगता है खूब बढ़िया काम चल रहा है तेरा। हाँ भैया, अगर उस दिन आपने घर से ना निकाला होता तो शायद मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। वो तो बस कर सोमू, कुछ मत कह। मैंने ही तुझे घर से भगाने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। शायद ये उसी का नतीजा है कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। हमें माफ कर दे सोमू, माफ कर दे। तो क्या वो सब झूठ था? मैंने अपने इतने नेक भाई को गलत समझा। मुझे माफ कर दे मेरे लाडले भाई, मुझे माफ कर दे। नहीं, आप दोनों ऐसे मत बोलो। आप तो मेरे लिए भगवान हो और मेरे जीते जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप दोनों अब यहीं रहो और मेरे लकड़ी के रिक्शे का काम संभालो। वैसे भी मैंने अब इनमें इंजन लगाने के बारे में सोचा है। मैं चाहता हूं कि दुनिया भर में मेरे बनाए लकड़ी के रिक्शे दौड़ें। तभी वहां पलक आकर बोली, अब मेरे होने वाले पति को कोई निठल्ला नहीं कहेगा। अब तो सोमू के लकड़ी की रिक्शा की मेरे घर वाले भी तारीफ करते नहीं थकते। फिर कुछ दिनों बाद पलक और सोमू की शादी हो गई। अब सोमू ने रिक्शा चलानी छोड़ दी और दोनों भाई मिलकर लकड़ी की रिक्शा बनाने का काम करने लगे, जिससे उन्हें खूब नाम, पैसा और सफलता मिलने लगी।